हेलो। हेलो बच्चों, सेटल हो जाइए फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। राधे राधे। बैठ जाइए बच्चों, फटाफट से सेटल हो जाइए। डिस्कशन शुरू करते हैं कैसे फिर। सर? एकदम बढ़िया बच्चे, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोनीपत गुड पाठशाला। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से। गुड सिरसा पाठ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिरसा पाठशाला। मुरादाबाद। मुरादाबाद 07। सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से। गुड राम राम मॉर्निंग। सर। राम राम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया बच्चे, आप कैसे हो? सर बड़ा दिखाई दे रहा है भाई। आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, मैं दिख जाऊंगा अब। सर आज क्यों, अभी तक नहीं अच्छा लग रहा था क्या कल तक? सलाम भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए बच्चों जल्दी से, डिस्कशन शुरू करना है आज, है ना? गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक। तो बच्चों, नया हम लोगों ने चैप्टर शुरुआत करी है पिछली क्लास में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसी डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मैं एक क्विक रिकैप देता हूं बच्चों पिछली क्लास का डिस्कशन का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी थी सबसे पहले पहले अरिस्टोटल फैलेसी से, है ना? अरिस्टोटल फैलेसी बच्चों, क्या था उनका स्टेटमेंट? अरिस्टोटल फैलेसी का स्टेटमेंट क्या था? कोई बच्चा आप में से बताना चाहे, अरिस्टोटल फैलेसी क्या थी? ब- बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? सोहन। कहां से बोल रहे हैं सोहन आप? अलीगढ़। वेरी गुड सोहन। तो अरिस्टोटल फैलेसी थी बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन करने के लिए एक पुश देने की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, ये स्टेटमेंट सही था उनका या गलत था? गलत था सर। गलत था। क्यों? अगर बच्चों फोर्स लगाओगे तो क्या यूनिफॉर्म मोशन करेगा या एक्सेलरेटेड मोशन करेगा? वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा अरिस्टोटल फैलेसी के बाद इनर्शिया पढ़ा। आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहे बेटा इनर्शिया क्या होता है? जल्दी से चलिए। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? सर निखिल कश्यप। वेरी गुड निखिल। हाँ, तो बच्चों इनर्शिया का मतलब है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों मैंने आपको तीन टाइप के इनर्शिया बताए थे। रायबरेली पाठशाला से मुझे कोई बताएगा बेटा तीन इनर्शिया मैंने कौन कौन से बताए थे? रायबरेली पाठशाला, तीन इनर्शिया मैंने बताए थे। बताइए कौन कौन से थे वो तीन इनर्शिया, किसी बच्चे को पता हो रायबरेली से? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बेटा एक एग्जांपल दे दीजिए। बोलिए, बोलिए बेटा सिरसा पाठशाला। हाँ, तो जब आप कार में बैठ के टर्न लेते हो तो जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हो तो आप राइट की तरफ लीन हो जाते हैं, या राइट की तरफ टर्न ले रहे होंगे तो लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चों, चलते चलते ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, फॉरवर्ड लीन हो गए, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गाड़ी रेस्ट पे, ड्राइवर ने अचानक से एक्सेलरेट कर दिया, आप पीछे की तरफ लीन कर जाते हो, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बच्चों, इनर्शिया पढ़ने के बाद हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। मुझे न्यूटन का फर्स्ट लॉ उराई पाठशाला से कोई बता दे, न्यूटन फर्स्ट लॉ उराई पाठशाला। न्यूटन फर्स्ट लॉ उराई पाठशाला जल्दी से बेटा। है कि नहीं अपने में उराई पाठशाला? अच्छा, नहीं है। सोनीपत पाठशाला बता देंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ सोनीपत पाठशाला जल्दी से बता दीजिए बेटा। किसी के पास भी माइक हो जो बताना चाहे।
हाथ, हाँ हाँ समझ गया बेटा, माइक नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं। आगरा पाठशाला, न्यूटन फर्स्ट लॉ, आगरा पाठशाला। सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। बॉडी इज इन मोशन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ इट इज मूविंग it will maintain its uniform motion unless some external unbalanced force is applied। ठीक है बेटा? सर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और जब तक कोई बाहर फोर्स स्टेट को कंटिन्यू। बहुत बढ़िया, क्या नाम बेटा आपका? सूरज है सर, सूरज। सूरज, बहुत बढ़िया सूरज। सूरज डोरा गोटी। सूरज ना, वेरी गुड सूरज जी। चलिए बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने कौन सा बेटा? आपको लिखते नहीं आया सर? नहीं नहीं, ग्राफ का लेक्चर आ रहा है बेटा, मैं रिकॉर्ड कर दिया हूं, मैं अपलोड कर। हाँ बोलिए बेटा। तो उरई पाठशाला से बोलूं सर, माइक नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, मोमेंटम बता दीजिए, उरई पाठशाला आप मोमेंटम बता दीजिए क्या होता है? मोमेंटम P बराबर mv। और बेटा इसमें मोमेंटम हम लोगों ने डिफाइन क्यों किया था? मैंने कल इसका रीजन भी बताया था कि क्यों हम लोगों ने डिफाइन किया है मोमेंटम, जरूरत क्या पड़ी? सर मैं बताऊं? मुरादाबाद पाठशाला, बताइए बेटा। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था बच्चों की, ट्रक और बुलेट, है ना? अगर आप ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा धीमी कर दो तो बहुत ज्यादा मास होने के बाद भी उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा। बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन आप फायर करते हो तो बहुत ज्यादा डैमेज करती है ना। तो ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी थी जो मास और वेलोसिटी दोनों का ध्यान रख पाए, इसलिए हम लोगों ने मोमेंटम डिफाइन किया था। जल्दी से मुझे बच्चों नरनौल पाठशाला से कोई सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बता दे। नरनौल पाठशाला से सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। नरनौल पाठशाला सेकंड, बोलिए बेटा। फोर्स इज इक्वल टू change in rate of momentum, ओके, m dv by dt। एम डीवी बाई डी टी। क्या बेटा एम डीवी बाई डी टी हमेशा सही रहेगा? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, हाँ तब सही रहेगा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों क्या स्टेटमेंट, न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसा लिखना चाहिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ बराबर आ जाता है डीपी बाई डी, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर इससे बच्चों दो चीजें निकल के आती हैं कि अगर मास कांस्टेंट होगा तो हम लोग लिख देंगे एफ बराबर एम डीवी बाई डी, है ना, एम ए, बिल्कुल सही है। और अगर बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे बेटा, बोलिए? बिल्कुल, v इंटू डी एम बाई डी टी, है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। कुछ सवाल किए थे बेसिक बेसिक, आज हम लोग डिस्कशन इसी से आगे शुरू करते हैं बच्चों। जहां पे कल हम लोगों ने छोड़ा था डिस्कशन, वहीं से शुरू करते हैं। बच्चों एक आपके पास बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, मोमेंटम दिया है 4t² माइनस 3t। आपको बताना है बच्चों फोर्स की वैल्यू एट t बराबर 2 सेकेंड। चलिए बच्चों बहुत आसान सा सवाल है, मोमेंटम बराबर 4t² माइनस 3t, इतना गिवन है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको फोर्स की वैल्यू बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ, बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा बच्चों। 13 न्यूटन, कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा आपने? एफ बराबर डीपी बाई डी टी है, बिल्कुल एफ बराबर डीपी बाई डी टी। तो बेटा आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8t माइनस 3, है ना। और फोर्स चाहिए बेटा t बराबर 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t बराबर 2 रखेंगे तो 16 माइनस 3 बराबर 13 न्यूटन आ जाएगा। बोलिए सही है बच्चों? ठीक है, एक और एक कैटेगरी का सवाल बन सकता है, देखिए वो भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं बच्चों। एक सवाल है जिसमें आपको मोमेंटम और टाइम का ग्राफ गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है बेटा? t बराबर 10 सेकेंड्स, और ये बन गया आपका t बराबर 20 सेकेंड। तो t बराबर 10 सेकेंड में बच्चों मोमेंटम की वैल्यू गिवन है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सवाल में पूछ दिया गया बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट t बराबर 15 सेकेंड्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट t बराबर
5 सेकेंड। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर दीजिए पहले, फिर बी पार्ट का आंसर दीजिएगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट टी बराबर 15 सेकेंड्स, एंड फोर्स की वैल्यू क्या होगी एट टी बराबर 5 सेकेंड्स। तो t goes to 15 to 0 ओके and तो 5 and 25 आ रही है। ओके पहले वाले का 500, दूसरे को ओके पहले का 0 दूसरे ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यार, वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने यार बताया है। मुझे इसका लॉजिक देंगे बच्चों कि आप जैसे हमें फोर्स निकालना है, मोमेंटम टाइम ग्राफ गिवन है, तो फोर्स कैसे निकाला जाए बेटा? स्लोप निकालेंगे, बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बच्चों कि F बराबर dp बाई dt, और आप सबको पता है बेटा कि dp बाई dt इज नथिंग बट स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। सही है ना बेटा? स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज फोर्स। तो अब आप देखिए बच्चों t बराबर 15 सेकंड, तो देखिए t बराबर 15 सेकंड तो बेटा यहां पे कहीं पे होगा, ये t बराबर 15 सेकंड है ना, ये 15 सेकंड होगा। तो यहां पे आप देखो बच्चों मोमेंटम का ग्राफ तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल भी स्लोप नहीं है। अगर स्लोप जीरो है तो बेटा फोर्स भी जीरो होगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया बच्चों पहला वाला पार्ट? हाथ उठा दीजिए एक बार, कितने बच्चों को क्लियर है ये? वेरी गुड। तो देखिए बेटा, अगर स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, डीपी बाई डी टी इज फोर्स। तो जो मोमेंटम टाइम ग्राफ होगा, जो उसका स्लोप होगा वो फोर्स बताएगा। अब दूसरे हिस्से पे आ जाइए बच्चों, टी बराबर 5 सेकंड पे पूछ लिया गया है हमसे कि बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनिए, टी बराबर 5 सेकंड, ठीक है, तो बेटा जो इस पॉइंट पे स्लोप होगा ग्राफ का, क्या वही इस पॉइंट पे स्लोप होगा, वही इस पॉइंट पे स्लोप होगा, वही, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह स्लोप सेम होगा, राइट? और स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हो बेटा? ये एंगल थीटा है तो tan थीटा निकाल देंगे तो क्या इसका स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, है ना? ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, इसका स्लोप निकाल दीजिए, मतलब इसका tan थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, स्लोप आ जाएगा। तो इसके लिए बेटा आप tan थीटा क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर ऑपोजिट, ऑपोजिट है बेटा 50, ये 50 यूनिट है, और बेस है बेटा 10 यूनिट, तो 50 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ जाएगा 5। और बच्चों स्लोप ही जो है मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही फोर्स होगा, इस वजह से फोर्स की जो वैल्यू बच्चों t बराबर 5 सेकंड पे होगी वो 5 न्यूटन हो जाएगी। बोलिए क्लियर है बेटा सबको? ठीक, लिखिए बच्चों, इसमें नोट बना के एक पॉइंट लिख लीजिए, बस सवाल के लास्ट में लिख लीजिएगा नोट बना के। स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ पीटी कर्व, स्लोप ऑफ पीटी कर्व, स्लोप ऑफ पीटी कर्व, स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज फोर्स, स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज फोर्स। ब्रैकेट में लीजिएगा F बराबर dp बाई dt, स्लोप ऑफ पीटी कर्व इज फोर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा F बराबर dp बाई dt।
बच्चों अगली हेडिंग डालिए, इंपल्स। बोलिए बेटा। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, नोट लिखने के बाद इंपल्स। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, पीछे कर दें स्लाइड। बच्चों आप में से किसी को पता हो इंपल्स क्या है, बताना चाहे तो बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं आप। इंपल्स क्या है? छोटे से टाइम इंटरवल पे लगे हुए फोर्स को इंपल्स कहते हैं, ऐसा है? Change in moment product of force. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और एंड टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने लगभग लगभग सही बताया सबने। थोड़ा सा मैं भी बच्चों आपको जानकारी देता हूं इंपल्स के बारे में, ठीक है? बच्चों इंपल्स जो है, क्वांटिटी जो इंपल्स है, उसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है? तो इंपल्स का मतलब हो गया मोमेंटम में जो भी चेंज आया वो इंपल्स कहलाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है बेटा, तो मैं इंपल्स को ऐसा लिख दूंगा, इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है? इंपल्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बच्चों जो तुम अच्छा ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद मुझे बता सकते हो इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा या स्केलर क्वांटिटी होगी? इंपल्स वेक्टर होगी, है ना? वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों, क्यों? क्योंकि सर वो दोनों ही क्वांटिटी। हाँ, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आपको फिर वेक्टर ही क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है? अब चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, तो बच्चों देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया बेटा डेल्टा पी, है ना? तो डेल्टा पी हम लोग इसको मोमेंटम बोलेंगे। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज है। वेक्टर क्वांटिटी होगी, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो मोमेंटम की यूनिट होगी, और डायमेंशन भी बच्चों MLT -1 हो जाएंगे, ठीक है? अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें बच्चों क्या पता चलता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F बराबर dp बाई dt, ठीक है? तो F बराबर dp बाय dt। अगर बच्चों आप इधर dt भेज देंगे तो ये बन जाएगा F dt बराबर dp। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ F dt बराबर dp, dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों डेल्टा p। अगर फोर्स समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, इफ फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी F इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज F डेल्टा t। तो बेटा इंपल्स निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं या दो फॉर्मूले आपको पता चल चुके हैं। पहला कि आप बच्चों दोनों मोमेंटम पता हो, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम पता हो, और आप सवाल में इंपल्स पूछ दिया जाए तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे तो इंपल्स आ जाएगा। या फिर बच्चों आपको फोर्स पता हो और ड्यूरेशन पता हो, तो F इंटू डेल्टा टी, है ना? जितना फोर्स लगा है उसमें समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इंपल्स आ जाएगा, ठीक है? उसके साथ साथ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बोलिए बेटा। बहुत शॉर्ट बॉल को हिट करता है तो इंपल्स को ट्रांसफर करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा ये कहना गलत होगा कि छोटे ड्यूरेशन में जो फोर्स लगता है उसको इंपल्स कहते हैं, ऐसा नहीं। देखिए इंपल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। हाँ हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए एफ डेल्टा टी होगा। मतलब ये देखिए देखिए मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। बेसिक से सुनिए, है ना? जो आप छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं वही मैं उस पर आता हूं अभी। एफ डेल्टा टी का मतलब होता है इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है इंपल्स। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि इंपल्स होता क्या है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहा जाएगा, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहा जाता है तो इसका मतलब एफ डेल्टा टी को भी हम लोग इंपल्स बोल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी। इसमें कंडीशन है कि एफ कांस्टेंट होना चाहिए, तब उसको एफ डेल्टा टी बोल पाएंगे, ठीक है? अब होता क्या बच्चों, इंपल्स ट्रांसफर जैसे जब इंपैक्ट होता है, जैसे कि आप बॉल दीवार पे फेंक दो या जब बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है, तो उस समय
जो फोर्स लगने का ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो उस समय जो फोर्स लग रहा होता है उसको इंपल्सिव फोर्स कह देते हैं। ठीक है ना। तो इंपल्स का मतलब होता है, इंपल्स जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में भी कभी कभार किसी को बोल देते हैं ना कि यार वो बड़ा इंपल्सिव आदमी है ना, मतलब तुरंत क्विक डिसीजन ले लेता है। तो हालांकि इंपल्स का बेसिक मतलब है चेंज इन मोमेंटम, जैसे आप सवाल में सडन चेंज नहीं हो रहा है बट मोमेंटम में चेंज हो रहा है, आपको पूछ दिया गया कि इस पूरे ड्यूरेशन में बताओ इंपल्स कितना होगा, मतलब तुरंत नहीं हो रहा है मोमेंटम में चेंज, थोड़ा सा समय लग के मोमेंटम में चेंज हो रहा है मान लीजिए। तो समय लग के मोमेंटम में चेंज हो या मोमेंटम तुरंत चेंज हो जाए, इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम ही कहा जाएगा। मोमेंटम चेंज करने में ज्यादा समय लगे या मोमेंटम चेंज होने में कम समय लगे, है ना, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स ही कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इंपल्स शब्द का यूज तब करते हैं जब सडन चेंज हो रहा हो, है ना, कि जैसे बॉल को दीवार पे फेंक दो, टकरा के वापस आई, तो पूछा जाता बताओ इंपल्स इंपार्टेड बाई बॉल ऑन द बॉल, है ना, दीवार ने बॉल पे कितना इंपल्स दिया, जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बैट से बॉल को कितना इंपल्स मिला। तो जनरली हम लोग इंपल्स शब्द का यूज करते हैं जहां पे कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ये कह देना बेटा कि इंपल्स केवल शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आएगा ऐसा नहीं है, जहां पे भी चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा भले थोड़ा ज्यादा समय में आए या कम समय में आए उसको हम लोग इंपल्स ही बोलेंगे। ज्यादातर केसेस में आप यही देखेंगे कि जो कांटेक्ट का ड्यूरेशन है वो बहुत कम होगा। ठीक है, हाँ, लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों इसमें एक चीज, हाँ, एक चीज सुनिए बेटा कि एफ डेल्टा टी आप तभी लगाइएगा जब आपका फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, अगर बच्चों समय के साथ फोर्स चेंज हो रहा होगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आती है आप सबको? तो मैं दोनों का एक एक आपको केस ले लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले कैटेगरी के सवाल बनेंगे मोमेंटम फाइनल पता है, इनिशियल मोमेंटम, सीधा डिफरेंस निकालो आंसर पाओ। दूसरे कैटेगरी के सवाल बनेंगे या तो फोर्स को वेरिएबल देगा या फोर्स को कांस्टेंट देगा, तो जो केस है उसको लगा के सवाल निकालो। तीसरा केस बनता है बच्चों आपको ग्राफ दे देता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया अंडर, बताओ बच्चों कौन से दो क्वांटिटीज का एरिया इंपल्स देगा। सारी चीजें तुम लोग के सामने है, सब कुछ पता है। एरिया अंडर विच टू क्वांटिटीज विल गिव यू इंपल्स। फोर्स टाइम का जो कर्व होगा बेटा, फोर्स टाइम का जो कर्व होगा वो आपको इंपल्स देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? जैसे बेटा, है ना, जैसे हम लोग डीवी बराबर लिख देते हैं ए डी टी और फिर इंटीग्रेशन कर दो, है ना, तो एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बेटा? वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। और बच्चों इसी तरह की से अगर मैं पूछ दूं डिस्प्लेसमेंट में लिख देता हूं इंटीग्रेशन वी डी टी, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है हम लोग को? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा यहां पे भी देखिए इंपल्स जो है डेल्टा पी बराबर एफ डी टी, इसलिए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा इंपल्स होगा या चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, चलिए ये तीन चीजों को नोट करिए बच्चों, फिर इंपल्स के कुछ सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। ठीक, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए। गुड। बच्चों कर लिया जाए एक सवाल इसी पे। ठीक है, Yes, sir. चलिए बच्चों मैं फिर स्लाइड चेंज कर रहा हूं और मैं सवाल लगा रहा हूं एक इसी पे। देखिए
जो आया क्या आंसर पहले दूसरे तीसरे पार्ट का? ओके, बोलिए बोलिए। गुड। दूसरे और तीसरे का 60-60 आ रहा है। ओके, चलिए बच्चों सबसे पहले ए पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों ए पार्ट में पूछा गया कैलकुलेट इंपल्स ऑफ द फोर्स। तो बेटा इंपल्स बराबर क्या होता है, कोई बच्चा मेरी मदद करेगा? इंपल्स बराबर माइनस 6 नहीं कर सकते? मैं सॉल्व करता हूं बेटा, फिर देख लेते हैं अपन। इंपल्स बराबर क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल माइनस 3। वेरी गुड, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, अब सवाल में बोला गया बच्चों एक हैमर है, इसका मास 1 kg का, मूव विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकंड। तो इंपल्स बताना। इंपल्स बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनली तो जीरो हो गया क्योंकि रेस्ट पे आ गया तो मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब बच्चों देखो सवाल में ना कहा नहीं गया है किधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं मानूंगा दीवार इधर है और हैमर ऐसे है, हैमर इधर मूव कर रहा है। कोई बच्चा कह देगा कि सर दीवार इधर है, हैमर ऐसे है, मैं इधर मानूंगा मूव करता हुआ। तो ठीक है, आप दोनों मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इधर मान लेता हूं मूव करते हुए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको, हैमर का मास है 1 किलोग्राम और बच्चा वेलोसिटी इसकी 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 6 आई कैप, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा -6 आई कैप, ठीक है। ये इंपल्स होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स होगा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप। बोलिए बच्चों सबको क्लियर है ये? ठीक है। कोई बच्चा कहेगा कि क्या बेटा? देखिए डायरेक्शन नहीं दिया है कि हैमर किधर जा रहा है। मान लीजिए मैं राइट की तरफ मान लेता हूं कि राइट की तरफ जा रहा है, तो आपको फाइनली देखिए वो रेस्ट पे आ जाता है ना हैमर, तो पी फाइनल जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे आ जाता है। इनिशियल क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम राइट की तरफ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल है आपका 6 आई कैप, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया -6 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो बच्चों आप 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख देना, अगर डायरेक्शन के साथ हो तो -6 आई कैप, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल पूछा गया बच्चों, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। तो बेटा फोर्स बराबर क्या होता है, कौन सा लॉ यूज करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे? फोर्स बराबर कैसे निकालें बेटा? डीपी बाई डी टी, एब्सोल्युटली। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यूज कर देंगे, तो डेल्टा पी की वैल्यू मान लीजिए -6 आई कैप है और समय तुम्हारा 0.1 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों -60 आई कैप न्यूटन आ जाएगा। बोलिए सही है बच्चों? तो माइनस साइन आपको बताता है कि जो दीवार है उसने हैमर पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया है, और पीछे की तरफ फोर्स लगना भी चाहिए बच्चों। अगर हैमर ऐसे जा रहा है और आपको उसको रोकना है ना, हैमर को रोकना है, तो ऑब्वियस सी बात है दीवार को इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये जाके रुकेगा। फिर फोर्स हो गया। तीसरा सवाल पूछा एवरेज रिटार्डेशन, ठीक है बच्चों, रिटार्डेशन पूछा गया है। तो रिटार्डेशन होता है बच्चों एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। जो रिटार्डिंग फोर्स था अगर उसको मास से डिवाइड कर देंगे तो बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलिए सही है? तो रिटार्डिंग फोर्स हमारा -60 आई कैप था और मास 1 kg था, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा -60 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है, मतलब माइनस आई कैप में इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके तीनों सवालों के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कितने बच्चों के तीनों पार्ट सही थे बेटा, हाथ उठाओ एक बार। सर बोलिए बेटा। अरे रिटार्डिंग कह रहा है तो सर ये प्लस में तो होगा ना? हाँ, आंसर आप फाइनल रिपोर्ट करेंगे जैसे रिटार्डिंग, हाँ, तो ए रिटार्डिंग की वैल्यू आ जाएगी, यानी रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहां मैंने किलोग्राम लिख दिया, आई एम सो सॉरी, नहीं केजी नहीं होगा, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? चलिए पहला हिस्सा कितने बच्चों का सही था? ए पार्ट हाथ उठाओ जरा, ए पार्ट कितने बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया। बी पार्ट कितने बच्चों का सही था? बी पार्ट वाले बच्चे, गुड। सी पार्ट, सी पार्ट, क्या बात। तो बच्चों इंपल्स निकालने के लिए बहुत बेसिक बेसिक सा कैलकुलेशन है, आपको सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डन हो जाएगा। हाँ बोलिए। सेकंड वाले में क्या बेटा?
अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स तो बेटा आप +60 रिपोर्ट कर देना है ना, 60 न्यूटन। रिटार्डिंग का मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वो मोशन को अपोज कर रहा है, सही बात है ना। तो फोर्स -60 है, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा 60 न्यूटन, सही है। अगला सवाल। हम्म जिनका भी आ जाए बताना चाहो तो बता सकते हो बेटा। बलिया पाठशाला कुछ बोल रहे बेटा आप? सर बोलिए बेटा। सर थोड़ा बैक कर दीजिएगा, यहाँ पे नेटवर्क हो गया। अच्छा 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 ठीक है, करते हैं। आप ये वाला सवाल सॉल्व कर लीजिए, फिर पिछली स्लाइड लगा देंगे। आप लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ठीक हो गया बच्चों? 5√2/2 नहीं सर, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क ही नहीं है आपके यहाँ? सर तार टूट गए, फोन से चल रहा है। अरे पीछे कर दीजिए, समझ में नहीं है पूरे आधा घंटा। पूरे आधा घंटा का समझाएं फिर? 5√2 आंसर। सर अच्छी क्लास कनेक्ट हुआ। अभी कनेक्ट हुआ आप लोगों का क्लास? चलिए चलिए, यस सर। ठीक है ठीक है। पूरा तो बताना बेटा मुश्किल होगा, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, रिकैप दे दूंगा जल्दी से, ठीक है। सर जो मेन पॉइंट है वो जैसे जो हाँ इम्पल्स वगैरह एक्सप्लेन किया उसको एक बार। हाँ बस बता देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है, ठीक है। हाँ आ जाइए बच्चों, सवाल। ठीक है, कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जौनपुर पाठशाला तुम लोग हाथ वहां थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो, कितने लोग हो गए जौनपुर पाठशाला में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। मुरादाबाद पाठशाला 09 वाले, कितने बच्चों का हो गया 09 वाले? नहीं हो पाया 09 पाठशाला? अच्छा कितने बच्चों का नहीं हो पाया है 09 मुरादाबाद 09, कितने बच्चों का नहीं हो पाया है? अच्छा ठीक, मैं समझाता हूं, देखिए। बच्चों सवाल में पूछा गया बॉल ऑफ 0.2 kg हिट्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि बच्चों एंगल 45 डिग्री है ना, मान लीजिए दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे एक बॉल आके हिट करती है, ठीक है। ये मान लीजिए बॉल है, इसका मास गिवन है 0.2 kg। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस तरह के सवाल आपको दिख सकते हैं, ठीक है। और ये जाके दीवार पे हिट करती है बच्चों, है ना, और एंगल दे दिया गया 45 डिग्री। अब मेरी बात जरा ध्यान समझिए, ये एंगल है 45 डिग्री, और फिर क्या बोला गया है आगे, 25 मीटर पर सेकंड से बच्चों हिट करती है ना, जो बॉल है वो दीवार को 25 मीटर पर सेकंड से हिट करती है। इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है उससे 90 डिग्री से वापस आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो जो ये वाला एंगल है वो सवाल में पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। टू द डायरेक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो हमें बताना है कि बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज होगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं, जरा ध्यान सुनिए बच्चों। ये 45 है, बीच वाला 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा? ये 45, ये 90, तो बचा हुआ कितना? 45, बिल्कुल, है ना, क्योंकि ये 90 बच्चों, तो इन दोनों का भी सम 90 होना चाहिए, तभी 180 होगा। ये 45 है तो ये 45 होगा, ठीक है। हाँ, अब बच्चों एक चीज जरा ध्यान से देखिए। बोलिए बेटा। हाँ
सवाल में बोला गया बॉल ऑफ 0.2 kg हिट्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी जो जिस स्पीड से बच्चों बॉल हिट कर रही है वो 25 मीटर पर सेकेंड है और वो 45 डिग्री पे हिट कर रही है। इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से बच्चों 45 डिग्री पे बॉल रिबाउंड हो रही है, तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो आपसे सवाल में पूछा है कि बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो बच्चों एक चीज पहले आप बताओ देख के कि जब बॉल गिर रही है तो बच्चों मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, पी इनिशियल इधर है, सही बात है ना बेटा। और जब बॉल टकरा के इधर जा रही है तो पी मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है। बोलिए बेटा सही है, ठीक। अब हमें चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है बच्चों, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, जब दीवार से बॉल जाके टकरा रही होगी, ध्यान सुनिएगा बच्चों, है ना, ये मान लीजिए दीवार है, ठीक है, और बॉल जाके बेटा कुछ इस तरह से जाके दीवार से टकरा रही है ना, ये टक्कर के समय की पिक्चर है आपके सामने। बॉल गई और इस तरह से जाके टकरा रही है। मुझे बताओ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा आप अपना जो भी आपका पहले का नॉलेज है उसको यूज करके बता सकते हैं। बताइए बच्चों, जो बॉल पे फोर्स लग रहा होगा, जो दीवार बॉल पे फोर्स लगा रही होगी, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा। मैं आपके पास तीन मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर रखे हैं, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3। आप बता दीजिए कि इन तीन डायरेक्शन में से किस डायरेक्शन पे दीवार बॉल पे फोर्स लगा रही होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेटा, सेकंड, है ना, सेकंड। बच्चों सेकंड वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन पे बॉल, जो दीवार जो है बॉल पे फोर्स लगा रही होगी। मानते हैं बच्चों सारे ये सब, ठीक है। अब बच्चों जो मोमेंटम से बॉल आ रही थी उस मोमेंटम के दो कंपोनेंट हैं, एक तो बेटा इधर हो गया हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि बेटा ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू को मैं P मान देता हूं, जिस जो इनिशियल मोमेंटम उसकी वैल्यू को P मान लेता हूं, तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये P sin 45 हो जाएगा और ये वाला मोमेंटम P cos 45 हो जाएगा। बोलिए बच्चों मानते हैं, ठीक है। अब बच्चों जब दीवार से, जैसे आप लोगों ने बोला कि जब दीवार से बॉल टकराएगी तो उस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है बच्चों, फोर्स दीवार जो बॉल पे लगेगा फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा। टकराने से पहले बॉल के पास दो मोमेंटम है, एक मोमेंटम P/√2 इस डायरेक्शन में है, एक मोमेंटम P/√2 इस डायरेक्शन पे है। बोलिए बच्चों ये भी सही है ना। दीवार पे फोर्स इधर लगेगा और टकराने से जस्ट पहले, यानी फोर्स लगने से जस्ट पहले मोमेंटम के ये दो कंपोनेंट हैं बॉल के पास। अब बच्चों मुझे तुम एक चीज बता दो, फोर्स ऐसे लग रहा है मोमेंटम के दो कंपोनेंट हैं, तो ये जो फोर्स है इन दोनों कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट को चेंज करेगा मोमेंटम के, या दोनों कंपोनेंट को मोमेंटम के चेंज करेगा। ये जो फोर्स है इन दोनों मोमेंटम में से किस मोमेंटम को कंपोनेंट को चेंज करेगा, या दोनों को चेंज करेगा बेटा। हॉरिजॉन्टल को चेंज करेगा बेटा या वर्टिकल को। हॉरिजॉन्टल को चेंज करेगा ना बेटा। क्या, हाँ, क्या बेटा वर्टिकल मोमेंटम को ये वाला फोर्स चेंज कर पाएगा क्या बेटा। वर्टिकल वाले को ये वाला फोर्स नहीं चेंज कर पाएगा, क्योंकि फोर्स उसी मोमेंटम को चेंज कर पाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट तो मोमेंटम का बच्चों चेंज ही नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। यानी जो बच्चों टकराने के बाद बॉल जा रही होगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो टकराने के बाद बॉल जा रही होगी उस बॉल का टकराने से पहले वर्टिकल कंपोनेंट और टकराने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट क्या बच्चों बराबर रहेंगे। ये मेरी बात समझ में आती है बच्चों आपको। क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल नहीं है, तो ये वाला कंपोनेंट बॉल का चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला चेंज होके कितना होगा हमें नहीं पता, हम कोशिश करेंगे अभी निकालने की, लेकिन चेंज यही वाला होगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। क्या आप सारे बच्चों को बात मेरी समझ में आती है। ठीक, अब टकराने के बाद बॉल इधर कुछ जा रही है, फाइनल मोमेंटम कुछ
कुछ तो है वैल्यू, कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता। तो मान लीजिए बच्चों जाते समय मोमेंटम की वैल्यू को मैं पी डैश बोल देता हूं। कितनी वैल्यू है बेटा हमें नहीं पता, लेकिन पी डैश मान लेते हैं। बोलो ठीक है? ठीक है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कुछ होगा, कितना होगा हमें नहीं पता। देखिए बच्चों ये एंगल 45 डिग्री, ये पहले से हम लोगों ने प्रूव कर रखा है ना। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, मानते हैं बेटा? तो अब अगर मैं लिखना चाहूं, ये एंगल बेटा 45 डिग्री है, 45, ठीक है। तो देखिएगा P डैश, ये जो इधर मोमेंटम जा रहा है P फाइनल, P डैश cos 45 लिख रहा हूं बेटा, P डैश cos 45, क्या बेटा ये हम लोग P/√2 के बराबर होगा? P डैश का ये वाला कंपोनेंट P/√2 के बराबर होगा ना। तो P डैश और cos 45 की वैल्यू हो गई बच्चों 1/√2, तो ये बन जाएगा P/√2। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर ही आ रहा है। तो P डैश की वैल्यू भी बच्चों क्या P के बराबर ही है। और बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप निकालोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये P डैश sin 45 हो जाएगा बच्चों, सही है ना? क्योंकि ये P डैश है, इसका साइन कंपोनेंट ये होगा, तो P डैश sin 45 हो जाएगा। तो P डैश sin 45 के बच्चों P/√2 होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बेटा क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नहीं। क्या चेंज हुआ है बेटा? डायरेक्शन। तो पहले P/√2 से आगे की तरफ जा रहा था, टकराने के बाद बच्चों P/√2 से पीछे की तरफ जा रहा है। बोलिए सही है? ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बस चेंज होगा। और जिस इनिशियल मोमेंटम, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल मोमेंटम से टकरा रहा था, उसी इनिशियल मोमेंटम से बच्चों रिबाउंड होके वापस भी आएगा। बोलिए ठीक है? हाँ। तो बच्चों अब थोड़ा हमसे सवाल में पूछा गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों ये है, फाइनल मोमेंटम बच्चों ये है। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू P है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी P है, ये प्रूव कर दिया, दोनों की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री है। तो चेंज इन मोमेंटम का बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगा? √A² प्लस B²। बच्चों दो वेक्टर्स का डिफरेंस जिनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल पता हो, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला किसी बच्चे को पता हो तो मुझे मदद कर दो थोड़ा सा बेटा। A² प्लस B², प्लस 2AB cos थीटा या माइनस 2AB cos थीटा? माइनस 2AB cos थीटा होगा बेटा, याद है आपको? और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। अगर आप बच्चों इस वेक्टर को शिफ्ट भी करोगे ना आगे, तो भी बच्चों ये 90 डिग्री रहेगा, है ना? तो 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों आ जाएगा √A² प्लस B²। तो √A² भी P² प्लस P², A² प्लस B²। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? P√2 आ जाएगा क्या? तो P√2 हो जाएगा। और P की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो मास हमारे पास कितना है? 0.2 kg और स्पीड है 25। तो 0.2 kg इंटू 25√2, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए बच्चों इस सवाल को ना, क्योंकि मुझे आपको हर चीज बतानी थी, इसलिए एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया। अब कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो आपको सॉल्व कैसे करना, जरा ध्यान से सुनिए। अगर टकरा नहीं, मैं इसीलिए, देखो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। मैंने आप अगर देखो ना, आप कहीं से भी, तो मैंने कहीं पे भी इस टाइप की चीज का नाम नहीं लिया कि देखो बच्चों इलास्टिक कोलिजन होगा, E बराबर 1 होगा, इसलिए टकराने की वेलोसिटी और टकराने के बाद वाली वेलोसिटी सेम होगी। बच्चों मैंने कभी समझाते समय आपको कभी इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है क्या कि इलास्टिक कोलिजन नाम लिया मैंने? नहीं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि मोमेंटम सेम रहेगा? नहीं। तो उसका बच्चों मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए कभी आपको दिखे कि जिस एंगल पे टकरा रहा है उसी एंगल पे वापस जा रहा है, ठीक है बच्चों। अगर कभी आपको दिख जाए कि जैसे टकरा रहा है वैसे ही वापस जा रहा है, इसका मतलब कि उसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये चीज का ध्यान रखिएगा। जिस एंगल पे टकराएगा अगर उसी एंगल पे वापस जाएगा तो
जो जिस मोमेंटम, जिस मैग्नीट्यूड के मोमेंटम से टकराएगा उसी मैग्नीट्यूड के मोमेंटम से बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ये प्रूव कराना था, ये सारी चीजें देखिए मैंने आपको प्रूव कराई है कि देखिए बेटा जिस मोमेंटम से टकरा रहा है उसी मोमेंटम से वापस जा रहा है, ये पूरा प्रूफ हुआ है ना, कहीं मैंने इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं करी है। ठीक है, तो एक्चुअल में जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से वापस जाता है, तो एक्चुअल में होता है इलास्टिक कोलिजन ही है। लेकिन चूंकि सवाल में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था तो हम अपने मन से मान के नहीं चल सकते। कब पता चल गया कि इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा होगा? जब देखा कि 45 डिग्री पे टकरा रहा है और टकराने के बाद भी 45 डिग्री पे जा रहा है ना। तो जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल हो गया दीवार पे, है ना, तो नॉर्मल के इस साइड का जो मोशन है नॉर्मल के नीचे भी उसी टाइप का मोशन है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम टकराने से पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम टकराने के बाद चेंज नहीं होगा, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप बच्चों सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो चूंकि पहली बार कर रहे थे इसलिए इतना समय लग गया, अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। मैं इसी का मिलता जुलता एक सवाल और दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। बोलिए। थोड़ा ये वाला सर इसको कौन सा वाला? और ये डेल्टा पी बराबर, तो देखिए ये फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो आप देखो, आप एक्चुअल में दो वेक्टर्स का डिफरेंस ही निकाल रहे हो। इनिशियल ये फाइनल मोमेंटम ये है p, और इनिशियल मोमेंटम ये p है, तो आप p फाइनल माइनस p इनिशियल का मैग्नीट्यूड तो निकाल रहे हो ना। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90, तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यानी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो p रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए बेटा। हाँ, ये डायग्राम एक बार देखिए अगर सर इसकी जगह ये लिखा होता है जैसे यहाँ पे डायरेक्शन, अगर यहीं पे ये लिखा होता है कि इफ द बॉल रिबाउंड इन वेलोसिटी तो वेक्टर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या तो ये कह दे कि मतलब ये एंगल बीच का बता दे कि जो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आपको दिख जाए, या फिर ऐसा बोल दे कि जिस स्पीड से टकरा रही है उसी स्पीड से बाहर जा रही है, तो भी आप सेम मतलब हो गया उसका। फिर जिस स्पीड से टकरा रही है उसी स्पीड से बाहर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से टकरा रही होगी उसी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से बाहर जा रही है ना, तो भी इलास्टिक कोलिजन ही हुआ। ठीक है, अच्छा हाँ, ये सवाल में देखिए बोला गया है बॉल ऑफ 0.2 kg हिट्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये बॉल हिट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मास 0.2 kg है, स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है। इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है, यहां से 90 डिग्री पे बॉल रिबाउंड कर रही है। ठीक है, तो बेटा ये 45 है, ये 90 है, तो बचा हुआ ये एंगल 45 ही होना पड़ेगा, तभी 180 होगा। तो मैंने आपको प्रूव कराया कि जिस मोमेंटम से टकरा रही होगी उसी मोमेंटम से बाहर जाएगी, क्योंकि इंसिडेंस वाली सिचुएशन और रिबाउंड वाली सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है। 45 डिग्री पे आके गिर रही है, 45 डिग्री पे बाहर जा रही है, इसका मतलब जिस मोमेंटम से गिरेगी उसी मोमेंटम से टकरा के बाहर जाएगी। सर इसको यूं कर सकते हैं कि हाँ हाँ, प्रोडक्ट है वो तो फिर चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर दोनों का पोस्ट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेंगे बेटा? जैसे ऊपर का एंगल तो 45 डिग्री है, तो जैसे बॉल से रिबाउंड करके सीधा जाएगा तो सीधा cos 45, तो उसका है कि sin 45 जाएगा, तो उसका हम जो एंगल होगा कि बॉल से टकरा के इतना हाँ, इस एंगल से फिर हम उसको cos प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं लेके आप ये कह सकते हो कि देखो टकराने से पहले मोमेंटम p बाई रूट टू इधर है, टकराने के बाद मोमेंटम p बाई रूट टू इधर है, तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए। सर्किल की नीचे वाला तो सेम ही रहेगा बिल्कुल। तरफ। हाँ, हेलो सर। बोलिए। सर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, सर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये वाला एग्जैक्टली उस पॉइंट पे देखिए। हाँ बेटा।
बच्चों नोट कर लीजिएगा ये सवाल, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसी से मिलता, डन है, ठीक ठीक, इसी से मिलता जुलता एक सवाल दूंगा। चल, हाँ हाँ करिए करिए, जो लोग कर रहे हैं करिए। देखिए, अच्छा जिन लोग का मिस हो गया था, सुनिए, बॉल हिट कर रही है दीवार को, और दीवार को हिट करने के बाद 90 डिग्री से रिबाउंड हो रही है। तो एक्चुअल में आप देखो तो गिर रही है वो 45 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे रिबाउंड होकर वापस जा रही है ना। आप अगर सवाल पढ़ो तो बोला गया है, इफ द बॉल रिबाउंड्स एट 90 डिग्री तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पे वापस रिबाउंड हो रही है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे वापस रिबाउंड हो रही है तो ये वाला एंगल जिसपे 45 डिग्री पे जैसे गिर रही है और 90 पे रिबाउंड हो रही है, तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसी सिचुएशन इंसिडेंस के टाइम पे एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन रिबाउंडिंग के टाइम पे भी है। ठीक है, तो जिस मोमेंटम से वो जाके वॉल को स्ट्राइक कर रही होगी उसी मोमेंटम से बाहर भी आएगी, क्योंकि जो सिचुएशन ऊपर की तरफ है वही सिचुएशन एग्जैक्टली नीचे की तरफ है। अब जिस मोमेंटम से टकरा रही उसी मोमेंटम से बाहर जाएगी। इस चीज को मैंने प्रूव कैसे करा है, देखिए कि जब दीवार से बॉल टकरा रही होगी तो जो उस पे दीवार फोर्स लगा रही होगी वो कुछ इस तरह से लगा रही होगी। सेकंड जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इसके अलॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो टकराने से पहले बॉल के पास मोमेंटम के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल p sin 45, एक वर्टिकल p cos 45, ये दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो फोर्स चेंज करेगा मोमेंटम, वो ये वाला मोमेंटम चेंज करेगा, ये वाला मोमेंटम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो टकराने के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल है वो एग्जैक्टली यही रहेगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होगा। तो अगर इतना वर्टिकल कंपोनेंट है मोमेंटम का, तो अगर आप ये मान लो फाइनल मोमेंटम को p डैश मान लो, तो p डैश cos 45 बराबर p बाई रूट 2 होगा। तो p डैश cos 45 बराबर p बाई रूट 2 होगा, तो p डैश की वैल्यू एक्चुअल में p आ जाएगी। तो हमने ये प्रूव कर लिया, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा मतलब कि जिस एंगल पे टकरा रही है उसी एंगल पे बाहर जा रही है ना, इसलिए जिस मोमेंटम से टकरा रही होगी उसी मोमेंटम से बाहर जाएगी। देखिए हमने प्रूव कर लिया कि जो जिस मोमेंटम से टकराने के बाद जाएगी वो भी p होगा, और जिस मोमेंटम से टकरा रही होगी वो भी p होगा। ठीक है, तो दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, है ना। फिर हमें निकालना था सवाल में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा दो वेक्टर्स का डिफरेंस मॉड ऑफ a माइनस बी हम लोग कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहां पे क्या चाहिए हमें, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री, यहां पे देखो है ना, p इनिशियल इस डायरेक्शन में है, p फाइनल इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखेंगे तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर p रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर जिस एंगल पे टकरा रही है उसी एंगल से बाहर जा रही है तो। ठीक है, अब जैसे अगर इसी सवाल में मैं ऐसा बोल देता कि 45 से टकरा रही है और टकराने के बाद 30 से वापस जा रही है, फिर बच्चे सेम होता क्या, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन कौन सा कंपोनेंट चेंज, कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा हमेशा, चाहे एंगल सेम हो या ना सेम हो, वर्टिकल वाला हमेशा सेम रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? एक सवाल ले लूं इसी पे और, चलिए। बेटा देखिए एक सवाल, जैसे मान लीजिए बच्चों दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे एक बॉल जिसका मास 2 किलो है, ठीक है, ये जा रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जाके बच्चों दीवार को हिट करती है ये बॉल, है ना, और हिट करने के बाद बॉल कुछ इस तरह से जा रही है। 60 डिग्री पे बॉल बच्चों, बॉल दीवार को हिट करती है और 60 डिग्री पे ही दीवार से बॉल रिबाउंड करके चली जाती है। तो आपको बताना है बच्चों चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, या फिर इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल टू द बॉल। आपको बताना है बच्चों बॉल को कितना इंपल्स मिला होगा। 20 आ रहा है, 20√3 आ रहा है, 20√3
20 इंटू अंडर रूट 3। ओके, टेन अंडर रूट 3। ठीक है, देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। हो गया सबका क्या बेटा? 20 अंडर रूट 3। चलिए बच्चों, अगर ये मान लीजिए कुछ मोमेंटम P से टकरा रही होगी दीवार से, तो बेटा टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना होगा? अगर ये मान लीजिए P मोमेंटम से जाके दीवार से टकरा रही, मान लीजिए मैं वैल्यू निकाल दूं इसका, मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों अगर ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से टकरा रही, तो टकराने के बाद किस मोमेंटम से बाहर जाएगी? सेम रहेगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों ये वाला फाइनल मोमेंटम हो जाएगा और ये वाला इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप बताइए जल्दी से? चेंज इन मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बिल्कुल, माइनस 2ab cos थीटा। बेटा cos थीटा की जगह क्या रख देंगे आप? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री सर, 60। बेटा 60 सर 180 चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बच्चों यहाँ पे फिर से, मैं इसीलिए जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था बेटा, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन बच्चों ये होगा क्या? पी इनिशियल, मानते हो सब? और पी फाइनल का डायरेक्शन बेटा ये होगा क्या? मानते हो सब? अच्छा बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला कितना है? ये तो 60 होगा ना बेटा, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा, मानते हो? तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा फिर? ये वाला। अच्छा बच्चों, पी इनिशियल और पी फाइनल के बीच का एंगल मैं 60 डिग्री ले सकता हूं क्या, या नहीं ले सकता? पी इनिशियल और पी फाइनल के बीच का एंगल 60 डिग्री ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, कारण क्या है? हेड और टेल ज्वाइंट है बच्चों। कभी हम लोग वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो या तो हेड हेड हो या टेल टेल हो, तो क्या बच्चों इसको शिफ्ट करके टेल टेल ज्वाइन कर लेंगे? तो अगर टेल टेल ज्वाइन हो गए तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग कितना पुट करने वाले हैं? 120 डिग्री। तो देखिए जरा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी इंटू पी कॉस 120 के बेटा कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। यस सर। तो बेटा ये मिलके देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बेटा 3p स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा p रूट 3। p की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है? 20। तो आंसर आ जाएगा 20 रूट 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बोलिए बच्चों क्लियर है? एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लीजिए। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है बेटा कि आप ये कर लीजिए कि आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दीजिए। इसी तरह से पी फाइनल में बच्चों आप हॉरिजॉन्टल निकाल दीजिए और वर्टिकल निकाल दीजिए, और आप बोल दीजिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे बेटा वर्टिकल कंपोनेंट? कोई कारण बताना चाहेगा बच्चों आप में से? इस बॉल की मोमेंटम के वर्टिकल कंपोनेंट क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि जो दीवार फोर्स लगाएगी क्या बेटा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चेंज होगा, वर्टिकल सेम रहेंगे? तो बेटा टकराने से पहले आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो। देखो ये एंगल अगर 60 है तो बेटा ये एंगल भी 60 होगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो p sin 60 हो जाएगा। बोलिए बच्चों सही है ना?
और ये बेटा चूंकि टकराने के बाद मोमेंटम तो सेम ही है, पी है, और ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, तो ये भी एंगल 60 होगा, तो ये वाला भी पी साइन 60 हो जाएगा। मानते हैं बच्चों? तो चेंज इन मोमेंटम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पी फाइनल बच्चों ये है, तो ये माइनस पी साइन 60 लिख देता हूं क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस पी इनिशियल बेटा प्लस पी साइन 60 लिख दूंगा कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। बोलिए मानते हो बेटा? तो माइनस पी साइन 60 माइनस पी साइन 60 बेटा माइनस 2 पी साइन 60 बन जाएगा, और माइनस 2 पी साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3/2। ये कैंसिल, देखिए फिर से आपके पास माइनस पी और √3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, सॉरी माइनस पी √3 हो जाएगा, और पी की वैल्यू बचे आपके पास फिर से 20 ही है, मास इंटू वेलोसिटी, तो -20 √3 आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? तो अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। अगर आप चाहो तो ये वाला लगा लो कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, मैं कंपोनेंट से सीधे कर लूंगा। या कुछ बच्चे अगर कंफर्टेबल इससे नहीं हो तो दोनों के बीच का एंगल 120 है, a² + b² - 2ab cos थीटा लगा के आप निकाल सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था, हाँ बोलिए। सर ये जैसे इस तरीके काफी लंबा नहीं जा रहा है, जैसे फॉर्मूला लिख तो फिर जैसे दो एंगल क्या हो गया? हाँ बोलिए बेटा, बोल रहे थे आप कुछ सूरज। जैसे सर जैसे क्या कहते हैं ना, जैसे तो सर काफी लंबा नहीं जा रहा है, कंपोनेंट हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी तो थीटा पे आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा पे आता है जो, हाँ लगा सकते हैं, अगर मोमेंटम सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो लगा सकते हैं बिल्कुल। क्या बेटा? क्योंकि टकराने के बाद इधर जा रहा है ना, इसका कंपोनेंट इधर पीछे की तरफ होगा, इस वजह से। बिल्कुल, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि फोर्स माइनस एक्स एक्सिस में लग रहा है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी माइनस एक्स एक्सिस में होगी। बिल्कुल सही है। बच्चों अब ये कोलिजन वाले, दीवार से टकराने वाले सवाल आएंगे बॉल के, तो कर लोगे आप? ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं बच्चों। हो गया सर। ठीक है। हम्म, अगला सवाल बच्चों। ठीक, दूसरे वाले का निकालिए बच्चों। इस सवाल का आंसर सबका आना चाहिए, आसान सा है, गड़बड़ नहीं करिएगा।
फर्स्ट का 6%। ओके, दूसरे वाले का सॉरी, हम्म इस सवाल का पहला हिस्सा कोई भी गाजीपुर पाठशाला से कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है। और प्रांजल तुम अपने माइक और किसी को देते नहीं हो क्या प्रांजल? बच्चे तुम लोग को माइक नहीं लेने देता है प्रांजल गाजीपुर में? माइक तो मेरे पास नहीं था, अभी लिया है। तुम नहीं, ये बच्चे बोलते हैं कि ये लड़का हम लोग को किसी को माइक ही नहीं बोलने ही नहीं देता है। बच्चे ऐसा करता है क्या ये प्रांजल? तुम लोग दिख रहे हो, बता सकते हो मुझे आज? ये तुम लोग को मौका नहीं देता बोलने का? नहीं देता ना? देखो प्रांजल क्या करते हो तुम? चलो अच्छा बताओ। इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल, बताओ। पहले वाले में हाँ, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ निकालेंगे, मतलब हम लोग ये जो एरिया है ये निकालने की कोशिश करेंगे, है ना? तो कैसे निकालेंगे बेटा एरिया? क्या है ये? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 2.5 हो जाएगी। 2.5 माइनस 1 करें। 2.5 माइनस 1 करेंगे, एग्जैक्टली। तो बेस बेटा 1.5 होगा और हाइट कितनी हो जाएगी? 18,000। बिल्कुल। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 2 9,000, 9,000 इंटू 1.5। ठीक है बच्चों, तो 13500 ये एरिया आएगा। और फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चों वो हमें क्या देता है बोलिए? इंपल्स। तो बेटा इंपल्स की वैल्यू हो जाएगी 13,500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बच्चों इंपल्स की एक यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होती है, क्योंकि F बराबर डेल्टा P बाई टी, तो T इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन सेकेंड भी बच्चों चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम या इंपल्स, इन सबकी यूनिट न्यूटन सेकेंड भी कहीं दिख जाए तो परेशान मत होइएगा। बी पार्ट का सवाल करते हैं बच्चों। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो बच्चों एवरेज फोर्स कितना बॉल पे एक्सर्ट होगा, इसका आंसर कैसे निकालें? रुक जाइए, बी पार्ट का जवाब मुझे कोई रायबरेली से कोई देना चाहेगा बेटा? बी पार्ट का जवाब रायबरेली पाठशाला से कोई देना चाहे? नहीं? चलिए हल्द्वानी पाठशाला 04 से कोई देना चाहे? हल्द्वानी पाठशाला 04, बी पार्ट का जवाब दे सकते हो बच्चों, उतना मुश्किल नहीं है। या कोई भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा हो, घबराइए नहीं। 9,000 का आगरा से बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे किया बेटा आप लोगों ने सवाल एवरेज फोर्स का? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखिए बच्चों एवरेज फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है, बोलिए सही है ना? तो चेंज इन मोमेंटम तो इंपल्स है, तो आपने ये निकाल दिया कि इंपल्स कितना होगा 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक जो पूरा इंपल्स में चेंज हो रहा है वो 13,500 ही तो हो रहा है बेटा, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। ठीक है, अब ये 13,500 का जो चेंज हुआ है वो 0 से लेकर कितने समय तक हुआ है बेटा? सॉरी, फोर्स लगना शुरू हुआ है ए पे। अच्छा, इसमें ड्यूरेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्स लगना शुरू हुआ है बेटा ए पे, है ना? और ए से लेकर सी तक फोर्स लगा है, ए से लेकर सी तक फोर्स लगा है। ठीक है, फिगर shows an estimated force time graph of a baseball struck by a bat. From this curve determine impulse delivered to the ball. Impulse हो गया एवरेज फोर्स। तो बच्चों फोर्स लगना शुरू हुआ है पॉइंट ए से, ठीक है, और कब तक फोर्स लगा है बेटा? सी तक, क्योंकि हाँ ए से पहले बेटा फोर्स 0 था, है ना, तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। ए के बाद फोर्स लगना शुरू हुआ और सी तक फोर्स लगा है, तो चेंज इन मोमेंटम 13,500 हो गया। और ड्यूरेशन कितना है बच्चों जिसमें फोर्स लग रहा है बोलिए? 1.5। 1.5, तो बच्चों ये बिल्कुल एवरेज फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9,000 न्यूटन आएगी। ठीक है, कितने बच्चों के दोनों पार्ट सही थे? एक बार हाथ उठा दो। सही थे सर। गुड।
तो बच्चों ये कुछ इंपल्स का डिस्कशन था, उम्मीद करता हूं तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इंपल्स का डिस्कशन। क्लियर हुआ है बच्चों? इंपल्स, इंपल्स का मतलब सिंपल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दो या तीन टाइप के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल होगा सीधा सीधा तुम्हें चेंज इन मोमेंटम पूछ लेगा, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के सवाल होंगे जिसमें ग्राफ्स दे देगा और इंपल्स पूछ लेगा, जैसे हम लोगों ने पिछला सवाल किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे कैटेगरी के सवाल होंगे बच्चों जैसे हम लोग दीवार वाले सवाल करें जिसमें चेंज इन मोमेंटम, और कुछ सवाल होंगे बहुत बेसिक से होंगे बच्चों, है ना, जिसमें फोर्स दे देगा, टाइम दे देगा, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, हो जाए तो बच्चों बताना, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। हो गया। ठीक, अगली हेडिंग डालिए बेटा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। जिनका हो गया बच्चों वो अगली हेडिंग डाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, ठीक। चलिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे तो हम लोग ये जब हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे फिर से ये आएगा, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहां पे भी पढ़ेंगे हम लोग। और जब सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे वहां पे कोलिजन से पहले भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है? कोई बच्चा बताना चाहेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट? ओके, क्या केवल कोलिजन के लिए ही? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, दैट्स राइट। तो बच्चों इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F बराबर dp बाई dt। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम पे या किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। सर आपने एक बार एक्सटर्नल कहा फिर नेट कह दिया। देखिए बच्चों, अगर इंटरनल फोर्सेस हैं, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा ही जीरो होता है ना। अभी मैं न्यूटन आपको थर्ड लॉ बताऊंगा तो उसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। इंटरनल फोर्सेस कभी मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसका कारण यह होता है कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा कपल में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक फोर्स इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, तो एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देते हैं। इसलिए कभी आपसे सवाल नेट फोर्स बोल दिया जाए या एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि हम लोग इंटरनल फोर्सेस को, आप इंटरनल फोर्सेस को काउंट कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा कपल में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एफ नेट बोल दूं या एफ एक्सटर्नल बोल दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एफ एक्सटर्नल का मतलब केवल एक्सटर्नल फोर्सेस, एफ नेट का मतलब है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का समेशन हमेशा जीरो रहता है क्योंकि वो कपल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खैर बच्चों, एफ बराबर डीपी बाई dt। अब अगर फोर्स की वैल्यू जीरो होगा तो डीपी बाई dt बच्चों जीरो हो जाएगा, और डीपी बाई dt जीरो का मतलब डीपी जीरो, डीपी का जीरो का होने का मतलब बच्चों मोमेंटम, हाँ चेंज इन मोमेंटम जीरो, चेंज इन मोमेंटम का जीरो को होने का मतलब बच्चों फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो कभी भी बच्चों किसी भी किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स में लगने वाले नेट फोर्स जीरो हो तो उस पूरे चीज का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कुछ बच्चों मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कशन कर लेता हूं, फिर हम लोग इसको मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे बच्चों मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। मान लीजिए बच्चों वैक्यूम में रखे हुए हैं दोनों ऐसे, अगर आप इन दोनों मासेस को रिलीज कर देंगे तो बच्चों ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे या एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे? दो ऑब्जेक्ट है बेटा वैक्यूम में रखे हुए हैं, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर दिया जाए बच्चों तो एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे? एक दूसरे की तरफ आएंगे बेटा। और ये एक दूसरे की तरफ आएंगे और एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों जितना फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा होगा, मान लीजिए F, उतना ही फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा होगा, है ना बच्चों। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अगर मैं इस पूरी चीज को बच्चों एक मानूं कि ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, कि M1 और M2 मिला के पूरा एक सिस्टम है, तो ये दोनों फोर्सेस बच्चों इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? जो कपल में एग्जिस्ट करें। जैसे ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों कपल में है, एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है।
तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। अब मैं पूछ दूं बच्चों की इस पूरे सिस्टम में लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो आप आंसर क्या करोगे बेटा? 0, क्योंकि बच्चों 10 आई कैप और -10 आई कैप दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इस पूरे सिस्टम में लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के क्या नेट मोमेंटम जो भी रहेगा क्या बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो इन दोनों का मिला के बच्चों नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि बच्चा केवल m1 का कांस्टेंट रहेगा क्या मोमेंटम, केवल m1 का? क्या केवल m1 का कांस्टेंट रहेगा? नहीं, m1 का चेंज होगा। क्यों बेटा? क्योंकि m1 पे केवल m1 पे एक फोर्स लग रहा है ना, F। उसी तरह से बच्चों अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि m2 का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या बेटा? क्यों? उस पे भी बच्चों ये फोर्स लग रहा है ना, तो वो इसके मोमेंटम को लगातार चेंज करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ दूं इन सब का मिला के क्या मोमेंटम सेम रहेगा, फिर पूरी चीज का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, हाँ, सिस्टम का पूरा सेम रहेगा, इंडिविजुअल का चेंज होगा। बच्चों एक और सवाल इसी तरीके से, मान लीजिए एक +Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक +Q2 चार्ज रखा हुआ है। फिर से मैं आप लोगों से पूरे वही सवाल पूछूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा बच्चों, मान लीजिए इस पे फोर्स इधर F लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा F। बच्चों कुछ बेसिक बेसिक सवाल सबको आंसर करने हैं। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है बेटा? पूरे सिस्टम पे 0 है। क्या बच्चों Q1 पे लगने वाला फोर्स 0 है क्या? Q1 पे लगने वाला? क्या बेटा Q2 पे लगने वाला 0 है क्या? पूरे सिस्टम पे लगने वाला 0 है क्या? पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। बेटा Q1 का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्या? केवल Q1 का? केवल Q2 का कांस्टेंट रहेगा क्या? क्या पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा क्या? ठीक है, एक और बच्चों एग्जांपल देखिए, बहुत क्लासिकल एग्जांपल, क्लास 9 से आप लोग पढ़ते जा रहे हैं बच्चों। जैसे बुलेट और गन प्रॉब्लम है ना, आपने बुलेट को गन फायर करा, बुलेट बाहर निकली, है ना? तो बच्चों क्या होता है, गन बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है और बुलेट गन पे बच्चों क्या पीछे की तरफ फोर्स लगाती है? बोलिए सही है? तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछ दूं कि इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या बच्चों केवल गन पे फोर्स लग रहा है या गन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? बुलेट पे लग रहा है या बुलेट पे नहीं लग रहा है? गन का मोमेंटम चेंज होगा या गन का मोमेंटम नहीं चेंज होगा? बुलेट का चेंज होगा या नहीं होगा? लेकिन क्या बच्चों पूरे सिस्टम का सेम रहेगा? इसी वजह से बच्चों जब आप बुलेट फायर करते हैं, आप रियल में तो नहीं किया होगा उम्मीद करता हूं, लेकिन जो गेम एम खेलते हो तो आप वो आता है ना, वो एक आपको गेम खेलते समय जर्क टाइप का आता है, रियल में भी कर रखा है, मेले में करा है। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। तो उसमें क्या बच्चे, जैसे आप फायर करते हैं ना तो पीछे गन फील होता है आते हुए, है ना? जैसे आप अगर प्रॉपर गन लोगे ना तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और कई बार अगर आप मतलब ट्रेंड नहीं हो और अच्छी गन से आप करो तो उसका जो इतना तेज रिकॉइल होता है, कई बार शोल्डर डिसलोकेट कर देता है, इतना तेज गन पीछे आता है। ठीक है, तो क्यों होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन? क्योंकि जितना फोर्स बुलेट पे आगे लग रहा है उतना ही गन पे बुलेट फोर्स पीछे लगेगा। जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी उतने ही मोमेंटम से गन पीछे आती है। ठीक है, तो चूंकि गन का वेट ज्यादा होता है ना, तो गन कम स्पीड से पीछे आती है ना? और बुलेट का चूंकि मास कम होता है तो बुलेट बहुत स्पीड से आगे जाती है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बच्चों रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है क्या? बोलिए। ठीक है, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, मैं कुछ लाइनें बच्चों एक दो लिखवा देता हूं, फिर आप बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो चीजें लिखिएगा। लिखिए, इफ net force, if net force on a system, if net force on a system is 0,
if net force on the system is 0, then momentum of the system remains conserved. If net force on the system is 0, if net force on the system is 0, then linear momentum of the system is conserved. अब बच्चों आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखना है ना, कि न्यूटन के सेकंड लॉ से कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन आता है, और फिर ये 3 केसेस लिख लीजिएगा, और इसमें से एक केस को मैं अच्छे से डिफाइन आपको लिखवा दूंगा। तो आप पहले मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखिए और उसके बाद ये वाला केस ड्रॉ करिएगा बच्चों, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा पहले केस के बाद। हाँ, पहले वाले केस के बाद बच्चों थोड़ा सा लिख लीजिए। नेट सर एक मिनट रुक जाइए। केवल आपको पहला केस ड्रॉ करना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद पहला वाला केस ड्रॉ करना है बस। उसके बाद मैं आपको 1-2 लाइन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद आप बाकी वाले 2 केसेस ड्रॉ करिएगा। लिखिए बच्चों, पहले केस के बाद नेट फोर्स ऑन system of M1 M2, net force on system of M1 M2 net force on system of M1 M2 is 0, net force on system of M1 M2 is 0, hence hence combined momentum of M1 M2, hence combined momentum of M1 and M2, hence combined momentum of M1 and M2 is constant. Hence combined momentum of M1 and M2 is constant. लिख लिया बच्चों? अगली लाइन पे लिखिए, यस सर। मोमेंटम ऑफ M1 will change, पूरा चीज combined momentum of M1 and M2 is constant.
फिर लिखिए मोमेंटम ऑफ m1 विल चेंज, मोमेंटम ऑफ m1 विल चेंज, कॉमा momentum of m1 will change, comma momentum of m2 will also change. Momentum of m1 change, comma momentum of m2 will also change. ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि दोनों में नॉन जीरो, दोनों में इंडिविजुअली नॉन जीरो फोर्स है, क्योंकि दोनों में इंडिविजुअली नॉन जीरो फोर्स है, क्योंकि दोनों में इंडिविजुअली नॉन जीरो फोर्स है। ठीक, उसके बाद बच्चों ये दो केसेस और ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल पहले वाले केसेस की तरह इनकी एक्सप्लेनेशन है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहला वाला आपको समझ में आ गया हो अगर तो बस वो काफी है, बाकी दूसरा और तीसरा एज इट इज केसेस बस आप ड्रॉ कर लीजिए, हो गया। बच्चों हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अगला करना है कॉन्सेप्ट। हो गया सर। ठीक, बच्चों एक बहुत सिंपल सा सवाल है, सारे देखिए। बैक स्लाइड सर। बैक स्लाइड लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, फिर एक सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी रुक जाइए। बच्चों जिनका भी बीच में डिस्कनेक्टिंग इश्यू आया था, आप प्लीज उसको जो है देख लीजिएगा वापस से। ओके सर। और कुछ डाउट रहता है जो आपको मतलब रिकॉर्डिंग से नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगली क्लास में डिस्कशन कर दूंगा पहले। चलिए बच्चों एक सवाल देखिए, एक बॉल है, उसका मास है 0.5 kg, ठीक है, और वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स राइट विद 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे एक दूसरी बॉल है, ठीक है, इसका मास है 1 kg और वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है बच्चों, ये इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। कोलिजन होता है बच्चों, दोनों बॉल्स टकराती हैं, टकराने के बाद बोला गया है आपको बताना है 0.5 kg जो वाली बॉल है उसकी स्पीड कितनी होगी अगर टकराने के बाद जो 1 kg वाली बॉल है वो आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगती है। तो बच्चों ये टकराने से पहले है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन है। बच्चों देखिए कोलिजन के लिए ध्यान रखिएगा कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। जीरो आ रहा है, ठीक है। टकराने से पहले और टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक, देखिए बच्चों टकराने से पहले अगर आप देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले तो 10 और 0.5 10 इंटू 0.5 मास इंटू वेलोसिटी प्लस दूसरा वाला बच्चों रेस्ट पे है तो 0, ठीक है, m इंटू वी, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5
टकराने के बाद बच्चों हम लोगों से पूछा गया है, तो टकराने के बाद ये 5 इंटू 1 है ना, प्लस 5 इंटू 1 प्लस, और इसका बच्चों हमें नहीं पता है तो 0.5 इंटू वी मान लेते हैं। ठीक है, स्पीड हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता तो 0.5 इंटू वी मान लेते हैं। टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों बराबर होंगे, तो बच्चों 5 बराबर 5 प्लस 0.5 इंटू वी हो जाएगा। बच्चों 5 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 0 बराबर 0.5 वी, तो बच्चों v बराबर 0, यानी टकराने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ एक बार। इसको रिपीट कर दीजिए, इसे वर्ड्स नहीं आ टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है ना, तो मास 0.5 वेलोसिटी 10 है ना, पहले ये रेस्ट पे था तो उसका 0 हो जाएगा, तो p इनिशियल 5। टकराने के बाद क्या होगा बेटा, टकराने के बाद इसका मास इनटू वेलोसिटी ये है, और इसकी स्पीड निकालनी हमें नहीं पता कितनी है, v मान लेते हैं, तो 0.5 इंटू वी हो जाएगा। दोनों मोमेंटम बच्चों बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम को फाइनल, मतलब टकराने से पहले वाला मोमेंटम टकराने के बाद वाले मोमेंटम को बराबर कर देंगे, तो 5 बराबर 5 प्लस 0.5 वी, 5 कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू 0 आ जाएगी। कितने बच्चों ने खुद से निकाल लिया था बेटा ये वाला सवाल, हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, चलो आगे लिखो बच्चों, अगली हेडिंग डालिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ, रुको मैं पूछ लेता हूँ, जौनपुर पाठशाला। हाँ हाँ सर हाँ, सर वो वाले क्वेश्चन तो हो ही रहे थे, आपने क्या कहते हैं जो एफबीडी वाले थे। अरे तो एफबीडी पढ़ाएंगे ना बेटा, तब करवाएंगे ना राजा, बिना एफबीडी पढ़ाए कर फर्स्ट लॉ के हिसाब से नहीं, एफबीडी पहले बढ़ाना सिखाएं, एफबीडी पहले बनाना सीखोगे फिर एफबीडी के सवाल करोगे ना, तो एफबीडी पहले बताने, तो पहले बेसिक बेसिक न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद एफबीडी में आएंगे, तो एफबीडी के जितने पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो बाद में करेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ होता है सर, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और एट डिफरेंट बॉडी। जौनपुर से बता रहे हैं, इसका आंसर होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। बहुत बढ़िया यार, बहुत शाबाश। और एवरी एक्शन हाँ हाँ अपोजिट रिएक्शन कंडीशन ये होगी कि डिफरेंट बॉडी हुई। हाँ, बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आप बच्चों मान लीजिए किसी चीज से आप नाराज हो, ठीक है, आपने जोर से जाके दीवार पे पंच किया, ठीक है, तो आप देखो एक तरह से, तो आप जाके दीवार पे मार रहे हो ना, तो आपको तो चोट नहीं लगनी चाहिए, आप तो दीवार पे मार रहे हो। ठीक है, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना आप एक्शन होगा, जितना आप फोर्स लगाओगे दीवार पे, उतने ही अमाउंट का फोर्स दीवार लगाएगी आपके हाथ पे। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों कि जैसे आप लीजिए, मान लीजिए आपने पंच किया वॉल पे, तो वॉल पे मान लीजिए अगर फोर्स F लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो आपके हाथ पे भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, बस अंतर यह होगा कि वो किधर लगेगा बच्चों, बैकवर्ड्स, तो बिल्कुल ऑपोजिट। तो बेटा एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? और ये लाइफ में भी बच्चों वैलिड है ना, इसको लाइफ में, मतलब अगर हम फिलॉसफी से देखें थोड़ा सा, तो ये लाइफ में भी वैलिड रहता है, जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही वापस रिटर्न मिलता है, इसीलिए बी नाइस टू एवरीवन। खैर, एवरी एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ध्यान रखना है बच्चों बस। सर लेकिन सर पर्टिकुलर एक्शन देयर इज इक्वल बट डबल खैर, तो डबल, अब वो डबल तो नहीं, लेकिन हाँ जितना आप करेंगे, जैसे अच्छा करेंगे तो डबल आपको अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो हो सकता है फिर वो तो आप ध्यान रखिए, बी नाइस टू एवरीवन, बी काइंड टू एवरीवन। चलिए, तो एवरी एक्शन बच्चों हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये बच्चों कि एक्शन और रिएक्शन के डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, जिस पे एक्शन लगेगा उस पे रिएक्शन नहीं लगेगा।
जिस पे रिएक्शन होगा उस पे एक्शन नहीं होगा। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लगते ही हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। जैसे कि आपने दीवार पे पंच किया तो आपका एक्शन हुआ दीवार पे, और जैसे आपने पंच किया तो आप भी हर्ट हुए, आपको भी परेशानी हुई, आपको भी तकलीफ हुई, तो रिएक्शन आपके हाथ पे लगा। तो एक्शन दीवार पे लगा, रिएक्शन हाथ पे लगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेंगे। बच्चों मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? बोल दीजिए प्लीज। यस सर। लिखिए लिखिए, न्यूटन थर्ड लॉ लिखिए। एवरी एक्शन has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. Acting on two different objects. Acting on two different objects. For example, if, बच्चों लिखो, if we punch wall, if we punch wall, if we punch wall, comma, action is on wall. If we punch wall, action is on wall. Action is on wall and reaction is on hand. Reaction is on hand. If we punch the wall, action is on wall and reaction is on hand. लिख लिया बेटा सबने? और न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चों, सबसे ज्यादा न्यूटन के थर्ड लॉ सबसे ज्यादा मम्मी लोगों को आता है, ठीक है। जब आप छोटे होते हो और आप शैतानी करते हो तो पहले हाथ से मारती हैं, ठीक है। जब थोड़े बड़े हो जाते हो और उनको समझ में आ जाता है कि अब शायद मारेंगे तो उल्टा चोट हम ही को लग सकती है, फिर वो निकालते हैं अपनी अस्त्र, है ना, वो जो किचन के सारे बर्तन वो रहते हैं, है ना, फिर उनसे पिटाई होती है। तो वो पहली है बेलन छन्नी, डिपेंड करता है कि कब परेशान कर रहे हो। रोटी बनाते समय करोगे तो बेलन आएगा, पूरियां छानते समय करोगे तो वो जिससे पूरियां छान रही होंगी वही आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कब तुम मूड खराब करोगे। तो अरे सर, हाँ, जैसे क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है थोड़ा ऊपर डाउन टाइप का। जैसे क्या कहते हैं, अगर आप मारते हो ना तो गाल पे तो ज्यादा चोट लगती है, आपको बराबर नहीं, गाल पे मारते हैं तो रीजन उसका ये है कि गाल थोड़ा सा आप फ्लफी होते हैं ना, तो गाल पे मारोगे तो वो ऐसा होता है तो टाइम ज्यादा लग जाता है। आप अगर टफ चीजों पे मारो, जैसे पीठ पे मारो, है ना, तो ज्यादा लगेगा आपको, जिसको मारोगे उसको भी ज्यादा लगेगा, आपको भी ज्यादा लगेगा। गाल पे रहता है कि थोड़ा सा फ्लफी रहता है, तो मारोगे तो स्पॉन्ज टाइप रहता है ना, तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, तो फोर्स कम हो जाता है। खैर, तो न्यूटन थर्ड लॉ है बच्चों, होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके एप्लीकेशन है रॉकेट प्रोपल्शन और ये सब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बोलिए बेटा। थैंक हाँ, बोलिए बोलिए। बाय बेटा, बाय बाय बाय। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर, इसकी कंडीशन बता दीजिए। किसकी कंडीशन? इस क्वेश्चन की सर। इस कंडीशन में देखिए, पिछली वाली जो पीछे वाली बॉल है वो 10 मीटर सेकंड से रेस्ट पे जो बॉल है उससे जाके टकराती है। टकराने के बाद
आपको बतानी है पीछे वाली बॉल की स्पीड कितनी है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ, तो ये जाके इससे टकराती है, ये टकराने के बाद 5 मीटर पर सेकंड से आगे चलने लगती है। आपको बताना है कि जो पीछे वाली बॉल है उसकी स्पीड कितनी है। सॉल्व करने के बाद वो स्पीड 0 आ जाती है। ठीक है? Okay, sir. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल। बोलिए बेटा। ये टेस्ट के सिलेबस में तो सर्कुलर मोशन के आंसर वो कब पढ़ाओगे? सर्कुलर मोशन तो है नहीं बेटा आपके प्लानर में, लिखा हुआ है क्या सर्कुलर मोशन? लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं एक बार कंफर्म करता हूं बेटा, अगर होगा तो फिर सर्कुलर मोशन प्रायोरिटी पे करेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।